हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टर्म सेकंड का चैप्टर 4 यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐड हुए थे, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे इस चैप्टर के साथ हमारा रशिया, ब्रिक्स, भारत और चीन के संबंध, भारत और रूस के संबंध आदि टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर के अंदर यूरोपीय संघ, आसियान, भारत और चाइना के संबंध, चाइना की आर्थिक स्थिति, इन सब की स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अमेरिका और सोवियत संघ में किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति थी, जिसको शीत युद्ध का नाम दिया गया था। तो उसी से क्या हुआ, जब 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा। अब उसे टक्कर देने वाला कोई भी अन्य देश नहीं था जो अकेला उसे टक्कर दे सके। तो यूरोप की कुछ कंट्रीज ने मिलकर यह फैसला लिया कि हम सब आपस में एक हो जाएंगे और अपने आप को एक यूरोपीय संघ का नाम देंगे। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से यूरोपीय संघ बनने की नींव पड़ी। आप सभी को पता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो यूरोप के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था का गठन किया जाना चाहिए। तो कई नेताओं को लगता था कि यूरोप को क्या अपनी पुरानी दुश्मनी भुला देनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। तो काफ़ी सारी कंफ्यूजन के बीच में वो नए सवालों का, इन नए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरे विश्व युद्ध ने उन मान्यताओं और व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। तो अब क्या हुआ कि जब 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेली और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। यानी आप सभी को पता है कि जो युद्ध हुए थे वो किसकी भूमि पे लड़े गए थे, यूरोप की भूमि पे लड़े गए थे। तो इन देशों ने सबसे ज़्यादा बर्बादी झेली और जिस मान्यता और व्यवस्था की ये जोर देकर कहा करते थे, वो सारी चीज़ें इनकी पूरी तरह से समाप्त हो गई। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। यहाँ पर अगर हम अमेरिका देश की बात करें, तो अमेरिका ने देखा कि जब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद उसने यह नोटिस करा कि यूरोप के काफ़ी सारी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं। तो उनको पुनर्गठन करने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका ने ज़बरदस्त मदद की। इसे ही हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन गया कि मार्शल योजना क्या है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन की कोशिश की और उनकी मदद की, तो इसी को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। और अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। अब नाटो क्या था, आप सभी को पता है कि जो नाटो है वो अमेरिका का संगठन था, अमेरिका का सैनिक संगठन था, जो शीत युद्ध के दौरान ही बना। तो अब इसमें क्या करा गया कि मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई और उन्होंने कहा कि पश्चिम यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ मिलकर रहना चाहती है, उनकी अर्थव्यवस्था को हम सुधारेंगे और उनकी हम हर तरह से आर्थिक मदद करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आर्थिक सहयोग संगठन है,
ये एक ऐसा मंच बन गया जहां से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। अमेरिका ने तो की, साथ ही यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो गईं। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। जैसा कि सबसे पहले इसके अंदर संगठन बना वो था आपका 1948 में, जिसको यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कहा गया। फर्स्ट तो ये बना, यानी ये यूरोपों की मदद से संबंधित था, और जो दूसरा संगठन बना वह था आपका यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग। ये बना था आपका 1949 में। तो इसके अंदर ये था कि यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया थी। यानी यहाँ पर इस चीज पे बल दिया गया कि जितने भी यूरोप की ये सारी कंट्रीज हैं जिसके अंदर हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, और जिस तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है उसी तरह से यूरोप की जो अन्य कंट्रीज हैं उनकी भी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना है। इसके बाद फिर आपका 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। आप एक चीज याद रखना, आपको इन सब की डेट याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले 1948 में आप नोट्स बना लेना, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, फिर 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग संगठन। जो आर्थिक सहयोग संगठन था वह पैसों की मदद के लिए था, राजनीतिक सहयोग संगठन था उसके अंदर पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। फिर तीसरा संगठन बना 1957 में, जिसको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहा गया। तो यूरोपियन पार्लियामेंट बन चुकी थी, तो 1957 में यूरोपियन पार्लियामेंट बन गई। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। अब सोवियत गुट जब खत्म हुआ तो इस प्रक्रिया में तेजी आई। तो हम बोल सकते हैं कि 1992 में यानी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। नींव तो आप देखोगे 1948 से पड़ चुकी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई तो वह हुई है 1992 में, और जब आपका सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। आप देखोगे तो आप सभी देखेंगे ये यूरोपीय संघ का झंडा है। आपको इसके अंदर 12 सितारे नजर आ रहे होंगे। तो ये जो 12 सितारे हैं तो ये यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप के प्रतीक है। ये जो सोने के रंग दिखाई दे रहे हैं, और ये 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ये जो 12 सितारे हैं इनका क्या मतलब है। तो आप बता सकते हो कि यूरोप के अंदर इसको वहाँ पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो आप सभी को पता चल गया कि 1992 में यूरोपीय संघ बना। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ की कंट्रीज में, यूरोपीय यूनियन में आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो टोटल कंट्री है वो कितनी है, 27 है। ब्रिटेन भी पहले इसी का मेंबर था, लेकिन वो ब्रेक्जिट के तहत उससे अलग हो चुका है, यूरोपियन संघ से अलग हो चुका है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका अपना झंडा है, गाना है, स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। यानी जो करेंसी है वो इन सभी देशों की एक है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने करेंसी को, जो मुद्रा है, उसको अपनाया नहीं है। इन सभी का अपना एक झंडा भी है, एक गाना भी है और एक स्थापना दिवस है। और अगर हम इनके संबंधों के मामले की बात करें तो इनकी सुरक्षा नीति और विदेश नीति भी इन्होंने काफ़ी हद तक अपना ली है। तो नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार करने की कोशिश की है, लेकिन जो नए सदस्य भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे थे, मतलब अगर हम बात करें कि पहले जो सोवियत संघ के अंदर कुछ यूरोपियन कंट्री शामिल थी तो इन्हें अपनाने में उन्हें दिक्कत आई, यानी यूरोपीय संघ में वो ले नहीं रहे थे। उनका यह कहना था कि अगर हम इन्हें लेते हैं तो फिर दोबारा से मनमुटाव हो सकता है। तो अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ अच्छे से उत्साहित नहीं थे, वो खुश नहीं थे। जो
ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी। वह नहीं चाहते थे कि अब वो यूरोपियन संघ को दे दी जाए, लेकिन काफ़ी सारे मनमुटाव बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया कि यूरोपियन संघ को बनाया जाए और इसको एक ऐसा शक्तिशाली मंच बनाया जाए जिससे कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को टक्कर दे सके। तो हम बात करते हैं कि यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। यानी आर्थिक रूप से भी वो ज़्यादा ताकतवर हैं। उनकी करेंसी यूरो समस्त विश्व को टक्कर देती है। और 2016 की अगर बात करें तो यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था। यानी इन सब देशों की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी थी वह 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। लगभग अगर कंपैरिजन किया जाए तो अमेरिका के ही समान थी। और इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि डॉलर को कहीं ना कहीं नीचे किया जा सकता है इसी तरह से अगर इन देशों ने सहयोग बनाए रखा। और इन सभी देशों की जो विश्व व्यापार है उसमें हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। यानी अगर विश्व व्यापार में अमेरिका व्यापार अन्य देशों के साथ करता है तो यूरोपीय संघ उससे 3 गुना ज़्यादा व्यापार करता है। और इसी के चलते ये अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। यानी कोई व्यापारिक जब मनमुटाव हो जाता है, जैसे WTO IMF से संबंधित कुछ मामलों पर अगर विवाद होता है तो यह भी पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पे नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के मुल्कों पर भी है। यानी इनके पास काफ़ी पावर, पैसा है। तो यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। WTO में भी यूरोपीय संघ की काफ़ी चलती है। और यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर होता है आपका कि सुरक्षा परिषद है क्या। आप सभी को पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर एक अंग है जिसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है और इसके अंदर 5 देशों को वीटो पावर यानी निषेधाधिकार की पावर मिली हुई है। उसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस आते हैं, चीन, अमेरिका और रशिया आते हैं। और यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। बहुत सारे मामलों में यह टक्कर लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें चीन के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। यानी चीन के साथ जब भी इसके कुछ विवाद होते हैं तो ये आराम से बातचीत के द्वारा ये इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। और अगर सैनिक ताकत के हिसाब से देखा जाए तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और आप सभी को पता है कि पहली जो बड़ी सेना है वह किसके पास है और इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देश हैं ब्रिटेन और फ्रांस जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं। उनके पास परमाणु हथियार है और यह अंदाजा लगाया जाता है कि उनके पास करीब 550 परमाणु हथियार हैं। और अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में देखें तो यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी अधिराष्ट्रीय संगठन हैं तो यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है और अनेक मामलों में। लेकिन ऐसा होता है ना, कई बार पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो कई बार नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि काफ़ी सारे देश हैं वो इससे सहमति रखते हैं कि यूरोपीय संघ है उसके साथ मिलना हमारे लिए तरक्की की बात है, लेकिन यूरोपीय संघ के ही कई सदस्य देश उन्हें ये लगने लगा है कि हमें यूरोपीय संघ के साथ नहीं रहना चाहिए। अब देखो इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, आप इनकी तरफ भी देखिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि इराक पर अमेरिकी हमले में जब
अमेरिका ने इराक पर हमला करा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, मतलब ये भी यूरोपीय संघ के सदस्य, लेकिन जर्मनी और फ्रांस खिलाफ हो गए। तो यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे, और जबकि अमेरिकी गठबंधन में होते हुए भी उन्होंने यूरोपीय संघ के अंदर सदस्यता धारण की। और यूरोप के कुछ हिस्से में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी है। उन्हें लगता है कि हमारी जो जीडीपी है वो बहुत आगे है और उसकी वजह से जो छोटे देश हैं उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। और यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा, उसने यूरोपीय बाजार में मिलने नहीं दिया। और डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से प्रतिरोध करा, और जबकि ये सभी सदस्य यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे मामलों में कुछ देशों के साथ मनमुटाव है और काफ़ी सारी चीज़ों पर वो एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी चीज़ें वो साझा करते हैं। और आपको कुछ पॉइंट्स की तरफ भी ध्यान देना होगा। आपको इन पॉइंट्स को भी देखकर जाना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे 1951 में कितने देश थे जिन्होंने मिलकर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। 1957 जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। फिर 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी सदस्यता हासिल कर ली। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, जो यूरोपीय संसद है उसके लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? 1979 में। तो आपको ये देखना है, कुछ पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ था? तो मास्ट्रिक्ट संधि थी जिसके तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया। और जो नई मुद्रा यूरो है 12 देशों ने अपनाई, वो कब अपनाई? 2002 में। और क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। अब आप कहोगे 28वां सदस्य वो बना, लेकिन मैंने आपको 27 बताए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ब्रिटेन है वह इससे अलग हो चुका है, ब्रेक्जिट संधि के तहत वह इससे अलग हो चुका है। तो अब जो टोटल सदस्य हैं वह आपके 27 हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये यूरोपीय संघ का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूं। आपके एग्ज़ाम मार्च में है, तब तक मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो है तो वह वीडियो में हम आसियान और चीन के साथ संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक बटन को भी प्रेस करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।